सलीमा खान ने अपने एक बयान से महमूद खान अचकजई को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कोट लखपत जेल के कैदियों के खत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसकी आज अखबारात में लीडें लगी हुई हैं, वो सारी की सारी उन्होंने एक फिक्रे में रद्दी की टोकरी में फेंक दी कि जो भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है वो खान का साथी नहीं है। इमरान खान की मुलाकातें बंद होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अलीमा खान ने उठाया। उन्होंने KP का वज़ीर आला हटवा के सोहेल अफरीदी पूरा कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का मौसम इस वक्त किसी एहतजाजी तहरीक की इजाज़त नहीं दे रहा। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुलतवी हो गए, कामी लोग हैं तीरा के, वो अमायदीन हैं, उनके और फौज के दरमियान बाकायदा एक मुआहिदा हो गया है वहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए। सोहेल अफरीदी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। पहला वज़ीर आला स्वीट बॉय था, तो ये सरेंडर बॉय है। इमरान फारूक साहब का जो कत्ल है उसके छींटें भी जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन पर आती हैं और उंगलियां अल्ताफ़ हुसैन पर उठती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार यास। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खान की बहनों की। तो अलीमा खान की जानिब से कहा गया कि खान ने किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। खान की फैमिली आपको कह रही है कि जो मुज़ाकरात का कहे वो खान का साथी नहीं, फैसले तो फैमिली कर रही है। फिर कहा जाता है कि मरूसी सियासत नहीं है, खान की बहनें जो हैं वो गैर सियासी हैं। आज तो उन्होंने पूरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस थी, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज तो अलीमा खान ने अपने एक बयान से महमूद खान अचकजई को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कोट लखपत जेल के कैदियों के खत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसकी आज अखबारात में लीडें लगी हुई हैं, हुँ, वो सारी की सारी उन्होंने एक फ़िक्रे में रद्दी की टोकरी में फेंक दी कि जो भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है वो खान का साथी नहीं है। हुँ, अब मुज़ाकरात की बात जो लोग उस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में करते रहे, वो तो फिर खान के साथी नहीं हैं। हुँ, आप देखें इस वक़्त पार्टी अलीमा खान के कब्ज़े में है। इमरान खान का चूँकि एक्सेस नहीं है, मुलाकातें बंद हैं, ये अलीमा खान को सूट कर रहा है। इमरान खान की मुलाकातें बंद होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अलीमा खान ने उठाया है हुँ, कि उन्होंने पूरी पार्टी पर कब्ज़ा कर लिया है सलमान अकरम राजा के साथ मिलकर। उन्होंने KP का वज़ीर आला हटवा के सोहेल अफरीदी पूरा कब्ज़ा कर लिया है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की मुलाकातें बंद होने का इतना फ़ायदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को नहीं हुआ, जितना अलीमा खान को हुआ है कि उन्होंने अपनी रेट जो है पूरी PTI पर, पूरी KP गवर्नमेंट पर ऐसे साबित कर कब्ज़ा कर लिया है। और अब आप देखें 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस को उन्होंने ठुड्डा मार के वो ग्राउंड से बाहर फेंक दिया कि ये लोग कौन होते हैं कौमी कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की बात करने वाले। तो इस वक़्त तो तहरीक इंसाफ की कायद, तहरीक इंसाफ की लीडर, तहरीक इंसाफ की अगली उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म की अलीमा खान है। हुँ, वही सियासत कर रही हैं, वो चाहेंगी कि इमरान खान जेल में रहे, जैसे कि गंडापुर ने कहा था कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ थ्रू हैं, जैसा कि हमने कहा था कि उनके बच्चों को तेज़ तरीन NRO मिला है, जैसा कि हमने कहा था कि उनको सरकारी सरपरस्ती हासिल है, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाता है, उनको शो लगाने की इजाज़त दी जाती है, टॉक करने की इजाज़त दी जाती है, हीरो बनाया जा रहा है उन्हें रोज़। तो मुझे ऐसे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट और अलीमा खान मिलकर एक खेल खेल रही हैं। उसी स्क्रिप्ट में इमरान खान की मुलाकातें बंद करना शामिल है, अलीमा खान की पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करना शामिल है, ताकि आगे चल के अलीमा खान एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन सकें और पार्टी का फेस बन सकें। ये काम एक तसलसल से जारी है और उस तसलसल से जो अलीमा खान के ख़िलाफ़ है, वो पार्टी से आउट होता जा रहा है, वो तहरीक इंसाफ से आउट होता जा रहा है। आप देखें पिछले दिनों ने सनाउल्लाह मस्ती खेल को कहा तुम गद्दार हो, उससे पहले उन्होंने कमल शोज़ब की बेइज़्ज़ती की, उससे पहले भी उन्होंने कई लोगों की बेइज़्ज़ती की, गंडापुर से लड़ाई हुआ, जिस से वो लड़ी हैं, जिसको उन्होंने शट अप कॉल दिया, उसका तहरीक इंसाफ में नामो-निशान नहीं रहा। हुँ। उसको उठा के उन्होंने घर भेज दिया है। तो आज तो उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को भी तकरीबन घर भेज दिया, अब उसका मुझे कोई मुस्तक़बिल नज़र नहीं आता। तो मुज़म्मिल साहब, ये जो अलीमा खान की जानिब से जजेस के बारे में कहा गया है कि इनको शर्म आनी चाहिए, इनको ऐसे फैसले करते हुए और सज़ाएँ देते हुए खुदा का खौफ नहीं आता, ये चीज़ें इनके आगे आएँगी, रह जाएँगी, लोग जानेंगे, क्या कहेंगे आप? मेरे ख़्याल में वो जजेस के बारे में जो उन्होंने गुफ्तगू की है हुँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए।
आपको याद है एक दफ़ा शहबाज गिल का जब रिमांड हुआ था तो इमरान खान ने एक जज को इसी तरह जलसे में तड़ी लगाई थी। तो उस वक़्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक थे। हुँ। उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस दिया था जिसको बाद में अतर मनिल्ला ने ख़त्म किया था। और तब आमिर फ़ारूक साहब का मौक़िफ़ था कि हम इस तरह लोअर जुडिशरी के जजेस को तड़ियाँ लगाने की इजाज़त नहीं दे हुँ। सकते। लेकिन मैं समझता हूँ अगर इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस हुआ था कि उन्होंने एक लोअर जुडिशरी के जज को तड़ी लगाई थी, तो फिर अलीमा खान को भी तौहीन अदालत का नोटिस होना चाहिए। अगर अलीमा खान को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं हो रहा तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कोई सेटलमेंट मौजूद है। आप समझें, हुँ। कोई सेटलमेंट मौजूद है अलीमा खान की जो अलीमा खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई को रोकती है, वरना पीटीआई का कोई आम आदमी ये काम करे तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। सिर्फ़ अलीमा खान को एक इस्तिस्ना हासिल है कि वो जो भी बात करें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। ये इस्तिस्ना हर कोई इस पर सवाल उठा रहा है, हम भी उठा रहे हैं कि ये ग्रेट गेम क्या है? अलीमा खान और एस्टेब्लिशमेंट की एक ग्रेट गेम सबके सामने आ रही है, वो हम भी देख रहे हैं। तो मुज़म्मिल साहब, खान से मुलाकात के लिए पीटीआई ने 6 वकला रहनुमाओं की फ़हरिस्त अडयाला जेल हुक्काम को भिजवा दी है। तो कल मुलाकातों का दिन है, आपको क्या लगता है मुलाकात होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता मुलाकात होगी। मेरे ख़्याल में मुलाकात के हवाले से जो पॉलिसी है वो बरकरार रहेगी और ये पॉलिसी अलीमा खान को सूट कर रही है, वो क्यों मुलाकात होने देंगी? और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मुलाकात की ऐसी कोई पॉलिसी है जिसको कहा जा सके कि मुलाकात होगी। देखें एक हल्का-सा शो 100-150 बंदे का लगाती हैं अलीमा खान, हुँ। अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश करती हैं और चली जाती हैं। उससे हुकूमत को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का-सा वाटर कैनन का छिड़काव होता है, सब घरों को चले जाते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई बंदे जमा किए जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये अडियाले के बाहर अलीमा खान की पीआर मुहिम चल रही है कि उनको लीडर बनाया जाए और अडियाले के अंदर वाले को पर सख्ती की जा रही है ताकि वो हमारी बात मान सके। तो दोनों स्क्रिप्ट शानदार हैं। बाहर अलीमा खान को लीडर बनाया जा रहा है, अंदर वाले लीडर को आहिस्ता-आहिस्ता सरनगू करने की तैयारी हुँ। की जा रही है। तो मुज़म्मिल साहब, शेर अफ़ज़ल मरवत की बात करें तो शेर अफ़ज़ल मरवत की जानिब से कहा गया अगर पार्टी कुछ ना कर सकी तो मार्च को अवाम को सड़कों पर लेकर आऊँगा मार्च में, और फिर उससे पहले खान साहब से मुलाकात करूँगा, उनसे इजाज़त लूँगा। तो क्या शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं वो वापसी चाह रहे हैं? नहीं, पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि मार्च तक कुछ नहीं होगा। देखें, सबको नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रही है, उसमें मार्च से पहले कुछ नहीं है। क्योंकि इस वक़्त शदीद सर्दी है इस्लामाबाद में, अगर आपने इस्लामाबाद में चढ़ाई करनी है, अगर आपने केपी में भी एहतजाज करना है, तो केपी में भी सर्दी है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ हुँ। पे सर्दी ज़्यादा होती है। ना ये केपी में एहतजाज करने का मौसम है, ना ये इस्लामाबाद में एहतजाज करने का मौसम है। दिसंबर, जनवरी तो बिल्कुल एहतजाज नहीं हो सकता। फरवरी में रोज़े आ जाएँगे, लोगों ने रोज़े रखने होते हैं, इबादत का मौसम होता है, लोग ज़्यादा इबादत का महीना होता है, लोग उसमें एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे, लोग रोज़ा रख के एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे। फिर ईद आएगी जाके को 18-20 मार्च को। तो ईद के बाद मार्च के एंड या अप्रैल में जाके कोई एहतजाज की कॉल बनाने की बात की जा सकती है। हुँ। इस वक़्त तो अप्रैल से पहले, मार्च से पहले 18 या 19 मार्च को छोटी ईद होगी, तो ईद की 4 छुट्टियाँ लगा लें तो फिर 22-23 मार्च आ जाएगा, तो फिर मार्च का एंड आ जाएगा और फिर अप्रैल का शुरू आ जाएगा। तो वो मौसम बनता है जिसमें कोई एहतजाज इस्लामाबाद पर चढ़ाई या कुछ हो सकता है। तो मेरा भी ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि ये मौसम स्ट्रीट मूवमेंट का मौसम नहीं है, ना केपी के अंदर, ना इस्लामाबाद के अंदर। शेर अफ़ज़ल मरवत ने भी मार्च अप्रैल की बात की है, उन्हें पता है मार्च अप्रैल से पहले कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मार्च अप्रैल तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। मार्च अप्रैल तक तो मज़ीद सज़ाएँ हो जाएँगी, मार्च अप्रैल तक तो हो सकता है इमरान खान अडयाला में ना हों, वो किसी और जेल में हों। मार्च अप्रैल तक तो पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे में और ऐसा बहुत कुछ हो जाएगा जो पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। लेकिन इस वक़्त तहरीक इंसाफ जो है वो मौसम का बहाना बना रही है। मैं ब देख रहा था कि जो तहरीक इंसाफ के ट्रोल अकाउंट्स हैं, बिलख़ुसूस ऐसे अकाउंट जो एआई वीडियोज़ बनाते हैं, वो अब सुहेल अफरीदी की ऐसी वीडियोज़ बनाना शुरू हो गए हैं जिसमें कहा जा रहा है बच्चे तेरा हनीमून ख़त्म हो गया है। उठ बिस्तर से निकल और कोई कहाँ स्ट्रीट मूवमेंट कर, और उसको फ़ीडर पी के दिखाया जाता है कि वो बिस्तर ये में खुद ही नहीं बख्शते किसी को। उस फिर तो इसका मतलब है कि आहिस्ता-आहिस्ता सुहेल अफरीदी पर उनके सोशल मीडिया का दबाव आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान का मौसम इस वक़्त किसी एहतजाजी तहरीक की इजाज़त नहीं दे रहा। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं।
24 जनवरी को वहाँ इलेक्शन रखे गए थे, मौसम इतना सख्त है कि वहाँ इंतखाबी मुहिम हो ही नहीं सकती थी। हुँ। तो इसलिए इस वक़्त पहाड़ों पर ठंड है, ओवरऑल इस्लामाबाद में भी ठंड है, सर्दी का मौसम है। हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में एहतजाजी तहरीकें नहीं चलती हैं, इसलिए सभी मार्च अप्रैल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुज़म्मिल साहब गज़ामंद फ़ोर्स का हिस्सा बनने की मौलाना साहब ने मुखालफ़त कर दी है, तो उनकी जानिब से इसकी मुखालफ़त करने के बाद हम देख रहे हैं अंदरूनी मुल्क मुखालफ़त के बाद क्या पाकिस्तान जो है वो इस गज़ामंद फ़ोर्स का हिस्सा बनेगा? देखिए, पाकिस्तान गज़ा अमन फ़ोर्स का हिस्सा तब बनेगा जब सारे इस्लामी मुल्क उसका हिस्सा होंगे। हुँ। कोई अकेला पाकिस्तान तो नहीं चला जाएगा ना। उन्होंने ज़िया-उल हक के दौर का वाक़या किया, उर्दन में जब गई थी तब सिर्फ़ पाकिस्तान की फ़ौजें गई हुई थीं। पाकिस्तान इनफ़रादी तौर पे कोई स्टेप नहीं उठाएगा। अगर कहीं सऊदी अरब जा रहा है, कहीं और इस्लामी मुल्क जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को अपनी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बनाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान उम्मत मुसलमा के साथ जाएगा, जहाँ उम्मत मुसलमा जाएगी, जहाँ इस्लामी मुल्क जाएँगे, जहाँ अरब इस्लामी ममालिक जाएँगे, पाकिस्तान वहाँ जाएगा। हुँ। मुझे इस ज़िमन में ऐसा हमें कोई पाकिस्तान में ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि हम सऊदी अरब से अलहदा हो जाएँ, हम इस्लामी दुनिया से अलहदा हो जाएँ। हमें मिलकर चलना है इस्लामी दुनिया के साथ, जो इस्लामी दुनिया का फ़ैसला इज्तिमाई तौर पे होगा, पाकिस्तान को वो फ़ैसला कबूल करना चाहिए बतौर इस्लामी दुनिया के हिस्से के तौर पर, एक ताकतवर मुल्क के तौर पर, एक एटमी ताकत के तौर पर, एक बड़ी फ़ौज रखने वाले मुल्क के तौर पर। मैं नहीं समझता कि इस हवाले से को पाकिस्तान को तनहा कोई फ़ैसला करना चाहिए, ना ही पाकिस्तान में हमें कोई ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जो हमारे उम्मत मुसलमा के साथ चलने के रास्तों में रुकावट पैदा करे। हमें कहना चाहिए कि जो उम्मत मुसलमा का फ़ैसला होगा, पाकिस्तान को हम उसको कबूल करेंगे। उसके साथ चलना चाहिए। तो मुज़म्मिल साहब ये क्या मामला है कि गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मैं सीएम पंजाब मरीम नवाज़ से कहूँगा कि इस कैदी से हमारी जान छुड़वाएँ, हम बहुत तंग आए हुए हैं और लोग इस्लामाबाद शॉपिंग करने जाते हैं लेकिन अडयाला के बाहर उँगली कटवाकर शहदोआ में अपना नाम लिखवा लेते हैं, ये क्या मामला है? क्या वाक़ई वो असल में करेंगे? उनका मौक़िफ़ है कि पेशावर से 2 डेढ़ घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का। हुँ। अटक के साथ केपी है, वो कहते हैं केपी और इस्लामाबाद बिल्कुल साथ-साथ हैं, पिंडी साथ-साथ हैं। तो केपी के लोगों के लिए पिंडी अडयाला आना बहुत आसान है। वो हालाँकि 300-400 लोग आते हैं, 100 150 200। उनका मौक़िफ़ है कहीं दूर इन्हें ले जाएँ, लाहौर ले जाएँ, जैसे कह रहे थे साहिवाल ले जाएँ, हुँ। ताकि केपी के लोगों के लिए आना वहाँ पे मुश्किल हो। अब उनका मौक़िफ़ है कि वो इस्लामाबाद सैर करने आते हैं, घंटा अडयाला भी चक्कर लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो शहर की सैर हो जाती है, अडयाले का टूर भी हो जाता है, शहीदों में नाम भी लिखवा लेते हैं, उँगली भी कटवा लेते हैं, टिकटॉक भी बना लेते हैं और अपनी पार्टी में अहमियत भी बना लेते हैं। तो ये मौक़िफ़ ठीक है फैसल कुंडी का कि लोग वहाँ आते हैं, हमने देखा है एक पीक टाइम पर 5 4-500 हो जाते हैं, फिर 100 रह जाते हैं। लोग आते हैं, शक्ल दिखाते हैं, निकल जाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, लीमा के साथ फ़ोटो बनाते हैं, निकल जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस हद तक तो कुंडी साहब का मौक़िफ़ ठीक है। लेकिन मुझे लगता है लाहौर कोटलखपत जेल इमरान खान को लाया जाएगा और फिर लाहौर आना ज़रा केपी के लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। तो मुज़म्मिल साहब रोज़नामा डॉन की बात करें तो उनके मुताबिक वादी तीरा में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बड़े पैमाने पर जो आबादी है वो इनख़ला करने लगी है और फिर सुहेल आफरीदी के बारे में ये तासुर था कि वो तो इस फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफ़त करेंगे, तो वो तासुर क्यों ज़ाइल हो गया? क्या कोई समझौता हो गया इनके माबैन? देखिए, एक तो वहाँ मुकामी जिरगा जो है उसके और फ़ौज के दरमियान मुआहिदा हो गया है। हुँ। ये मुआहिदा कोई केपी हुकूमत या फ़ौज के दरमियान नहीं है। जो मुकामी लोग हैं तीरा के वो अमायदीन हैं, उनके और फ़ौज के दरमियान बाकायदा एक मुआहिदा हो गया है वहाँ पे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए। और उसमें कॉम्पेंसेशन भी तय हुआ है, उसमें इनख़लाब भी तय हुआ है, उसमें वापसी की तारीख़ भी तय हुई है। वो एक बाकायदा एक मुआहिदे की शक्ल है। ये ज़रूर है कि केपी की हुकूमत ने इस मुआहिदे के लिए सहूलतकारी की है, गो कि वो इस मुआहिदे में फ़रीक नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फ़ौज के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। हमने देखा है बन्नू में भी कर्फ्यू-शर्फ्यू लगाया है उन्होंने, वहाँ भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है। वो केपी की पुलिस के लिए असला ख़रीदा जा रहा है और उसके साथ-साथ वादी तीरा में भी ऑपरेशन की राह हमवार हो रही है। तो कहीं न कहीं सुहेल अफरीदी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हमें अंडरस्टैंडिंग नज़र आती है। वही अंडरस्टैंडिंग जो है वो अब पीटीआई के ट्रोल मीडिया को चुभ रही है आहिस्ता-आहिस्ता और वो उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा था अगर पहला वज़ीर आला स्वीट बॉय था, तो ये सरेंडर बॉय है, आप बेफ़िक्र रहें, ये पहले से ज़्यादा ताउन करेगा। मुज़म्मिल साहब सिंध हाई कोर्ट की तरफ आएँगे। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने और कोई भी कार्रवाई
ना करने के लिए हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है। यानी सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच अब ये समझता है कि जस्टिस तारिक केस में उनका हुक्म इम्तना बरकरार है। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉवरेंटो की दरख्वास्त अपनी अदालत से जज को ओहदे से ये फारिग कर दिया है। ये एक और अदालती बहरान जो है ये किस तरफ बैठता हुआ आपको नजर आ रहा है? फैसला किसका आखिर हतमी तसव्वुर होगा? नहीं, मेरे ख़्याल में वो डी-नोटिफ़ाई हो गए हैं, उन्हें प्रेसिडेंट ने भी डी-नोटिफ़ाई कर दिया है। वो अब जज नहीं रहे हैं। हुँ। सिंध हाई कोर्ट के स्टे की कोई मायने नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने डिग्री कैंसल करने से रोका है, डिग्री जाली साबित हो गई है और उसको उ उस डिग्री जाली साबित होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी अपनी कार्रवाई कर ली है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के मतहत नहीं है, सिंध हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मतहत नहीं है। मामला तो आईनी बेंच में जाएगा। ये देखा जाएगा कि अब जो जहांगीरी साहब हैं, क्या वो आईनी अदालत में अपील करते हैं 30 दिन के अंदर। जब वो अपील करेंगे तो फिर वहाँ सिंध हाई कोर्ट के स्टे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले, दोनों चीज़ों को देखा जाएगा कि किसको कौन-सा फैसला प्रिवेल करेगा। क्या सिंध हाई कोर्ट का स्टे प्रिवेल करेगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर प्रिवेल करेगा। ये बात अब आईनी अदालत में तय होगी। ये 2 हाई कोर्ट्स की जंग है, आप समझ लें। हुँ। और दोनों हाई कोर्ट्स बराबर हैं। एक हाई कोर्ट, देखिए ना, हर हाई कोर्ट की अपनी एक डोमेन होती है। मतलब जो पंजाब हाई कोर्ट है उसकी हदूद पंजाब की हैं, जो सिंध हाई कोर्ट है उसकी हदूद सिंध की हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी हदूद इस्लामाबाद की हैं, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उसकी हदूद बलूचिस्तान की हैं। हर हाई कोर्ट अपनी हदूद में काम करता है। अब ये एक डिफरेंट केस है कि उनकी डिग्री तो शायद कराची सिंध में कायम यूनिवर्सिटी से थी, लेकिन जज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, सिंध हाई कोर्ट के तो नहीं थे। और उनका बार का लाइसेंस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था। तो वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है कि हमारा जज था, हमारी बार का मेंबर था, हमारे यहाँ से जज बना था। वो कहते हैं डिग्री हमारे हाई कोर्ट की थी, तो हमें फैसले का इख्तियार है। तो ये 2 हाई कोर्ट्स का तनाज़ा है। ये अब जाके आईनी अदालत में तय होगा कि कौन से हाई कोर्ट का क्या दायरा इख्तियार है और किस हाई कोर्ट का स्टे जो है चलेगा और किस हाई कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर चलेगा। मेरे ख़्याल में जब जहांगीरी साहब आईनी अदालत में आएँगे तो वो अपना सिंध हाई कोर्ट का स्टे दिखाएँगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर होगा, तो वो आईनी अदालत में ये फैसला होगा। तो मुज़म्मिल साहब ये क्या मामला है? आपसे जानना चाहूँगी कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक की बेवा की मय्यत को पाकिस्तान लेकर आने के लिए 7,000 पाउंड की जो ज़रूरत है, एमक्यूएम के हर रुकन असम्बली से 1-1 लाख रुपए जो है चंदा माँगा जा रहा है। तो पार्टी के हालात इतने बुरे क्यों हो गए? मैं नहीं समझता पार्टी के हालात इतने बुरे हैं। तो फिर ये ड्रामा क्यों? ये ड्रामा है। मतलब पहले इमरान फ़ारूक साहब का जो कत्ल है, उसकी छींटें भी जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन पर आती हैं और उँगलियाँ अल्ताफ़ हुसैन पर उठती हैं कि उन्होंने मरवाया था और उस वक़्त भी एमक्यूएम की सारी क़यादत अल्ताफ़ हुसैन के साथ थी। और अब भी उनकी बेवा का कोई ख़ास ख़्याल नहीं रखा गया। एक दफ़ा आया था, बहुत कशमकशी की हालत में वहाँ रह रही थीं। अब उनकी डेथ हो गई। मैं नहीं मानता, क्या 7,000 पाउंड अब आप देखें क्या बनेंगे। तो 1,000 पाउंड जो है वो आप समझे 3.5 लाख बनता है। हुँ। 7 तिये 21, 22, 25 लाख रुपए बनेंगे। आपका ख़्याल है एमक्यूएम के लीडर्स के पास 20-25 लाख रुपए नहीं है, कि वो 30 लाख रुपए नहीं है कि वो उसकी बेवा को ला सकें। वो खर्चना ही नहीं चाहते और उस मैयत की तज़लील कर रहे हैं। ये इमरान फ़ारूक की अहलिया की मैयत की मज़ीद तज़लील की जा रही है और मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।